हेलो एंड वेलकम टू एंश्योर सिविल सर्विसेज। चलिए आज आपका 5th सेशन है, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। नासा का इंजेन्युटी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, एक हेलीकॉप्टर है जो कि मून पे लैंड करेगा। बी, एक हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पे लैंड करेगा। सी, एक सैटेलाइट है। या फिर डी, एक मिशन है जो कि नेपट्यून के लिए है। आपको बताना है नासा का इंजेन्युटी क्या है। चलिए एक बार थियरी देख लेते हैं। इंजेन्युटी पहला हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पर फ्लाई करेगा। इसे कौन लेकर गया है? 2020 में जो नासा का मिशन लॉन्च हुआ था मार्स के लिए, उसमें जो रोवर था प्रेजेंट, परसिवेरेंस, वो इस हेलीकॉप्टर को लेके गया है जिसका नाम है इंजेन्युटी। इस हेलीकॉप्टर की खास बात क्या है कि इट इज सोलर पावर्ड। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है, मतलब हेलीकॉप्टर क्यों गया है परसिवेरेंस रोवर के साथ? जहां जहां पर वो रोवर नहीं जा पाएगा मार्स की सतह पर, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज होगा। तो अब इसमें ऑप्शन क्या सही है? इंजेन्युटी क्या है? अ हेलीकॉप्टर टू लैंड ऑन मार्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन से कथन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में सही है? ऑप्शन 1, इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन 2, इसमें टॉप किया है उड़ीसा ने, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओनली 2। क्यों? क्योंकि इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्रजा फाउंडेशन, नॉट नीति आयोग। और ऑप्शन 2 में उड़ीसा इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा कथन वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में सही है? 1, इसको ओमकारेश्वर डैम पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि नर्मदा रिवर पे बनी हुई है। ऑप्शन 2, इसे फाइनेंस करने के लिए 3 एजेंसी साथ आई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड। आपको बताना है कि इनमें से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में कौन से कथन सही है। एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये किस पे बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर डैम पे, जो कि नर्मदा रिवर पे है। ये एक 600 मेगावाट का प्लांट है जो कि 3 एजेंसीज मिलकर फाइनेंस कर रही हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि ये ओमकारेश्वर डैम पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नर्मदा रिवर पे, सही। इसे 3 एजेंसीज मिलकर फाइनेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कर सकता है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम जर्मनी। और फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम यूएसए। तो चलिए नेशनल इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं एक बार। नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है, या तो वॉर हो जाए, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, जिसे आर्म्ड रिबेलियन जिसे हम कहते हैं कि ये एक इंटरनल इमरजेंसी है क्योंकि ये देश के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हुआ है, या फिर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये हो गई इंटरनल इमरजेंसी। तो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 358। जबकि आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि अदर देन आर्टिकल 19, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अदर देन आर्टिकल 19 भी फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर सकता है। लेकिन वो किस प्रकार करेगा? वो उन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड ना करके उनका एनफोर्समेंट जो कि कोर्ट करती है, उस आर्टिकल को, जो कि आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो यू हैव द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट। तो वो आर्टिकल 32 के सस्पेंशन का बात करता है, आर्टिकल 359। और उस
आर्टिकल 32 में मतलब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट रोका जाएगा, वो किस में लिखा होगा, जो जो फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए होंगे उन आर्टिकल्स का एनफोर्समेंट ये रोक दिया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है कि वो आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकते। मतलब क्या समझ में आया कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कंडीशन में कभी भी आपके सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जेवीपी कमिटी इनमें से किस चीज के लिए उसका गठन हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं, ए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, बी नए स्टेट्स की गठन के लिए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑप्शन सी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के लिए, या फिर डी SC/ST के रिजर्वेशन के लिए। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 1948 में दो कमीशंस का गठन किया गया था, एस्केधर कमीशन और जेवीपी कमेटी। इन दोनों को बनाया गया था ये देखने के लिए कि क्या राज्यों का पुनर्गठन करने के क्या आधार होने चाहिए, और दोनों ने ही कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए। लेकिन श्री पोट्टी श्रीरामल्लू जो कि आंध्रा में स्ट्राइक पे बैठे थे, उनकी मांग थी कि आंध्रा एक स्टेट बनाई जाए ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। उनकी अचानक से मृत्यु होने के कारण देश की व्यवस्था बहुत बिगड़ गई, जिसके कारण आनन फानन में फजल अली कमीशन बनाया गया, जिसने फाइनली 1953 में रिकमेंड किया कि हाँ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऑन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। और इसके साथ ही 1953 में हमारी पहली स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बनी, विच वॉज आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस साल और किस जगह पर इंडियन नेशनल एंथम पहली बार गाई गई? आपके ऑप्शंस हैं, ए 1911 कोलकाता में, बी 1912 लखनऊ में, सी 1913 दिल्ली में, या फिर डी 1914 बॉम्बे में। सही ऑप्शन है ए 1911 कोलकाता में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911 का सेशन जो कि कलकत्ता में हो रहा था, और जिसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे बिशन नारायण दर, उनकी अध्यक्षता में नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया 1911 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत ने इस नेशनल एंथम को कब अपनाया, तो वो डेट है रिपब्लिक डे से सही 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन से कथन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला, फर्स्ट इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए थे वो हुए थे 1946 जुलाई में। इनकी पहली मीटिंग जब हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इनकी पहली मीटिंग के लिए को बॉयकॉट किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे पहली मीटिंग के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सही है। सही आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही हैं। पहला इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 में। इनकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और 13 दिसंबर को जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, जिसे हम आगे चलकर प्रीएम्बल के नाम से जानने लगे। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही कहीं ना कहीं प्रीएम्बल बनाया गया है। मुस्लिम लीग ने इनकी मीटिंग को बॉयकॉट किया था, और सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसीलिए उन्हें पहली मीटिंग का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और पहली मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप लोगों को PDF भेज दी जाएगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपको मैच द कॉलम करना है, मतलब इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच हैं ये आपको बताना है। क्या क्या वो दिए हुए हैं, रिवर और कहाँ वो फ्लो करती है, कहाँ गिरती है, ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। मेकोंग रिवर अंडमान सी में गिरती है, थेम्स रिवर आयरिश सी में गिरती है, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में गिरती है, और जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में गिरती है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर सही मैच हैं। पहले एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका अफ्रीका का
ईस्टर्न पार्ट का मैप, आप एक बार वर्ल्ड मैप में पूरा अफ्रीका देखिएगा, उसमें देखिएगा ये आपकी जाम्बेजी रिवर फ्लो कर रही होगी मोजाम्बिक से होते हुए, फाइनली इंडियन ओशन में गिर रही होगी मोजाम्बिक चैनल के पास। ये है आपकी मेकोंग रिवर जो कि चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए साउथ चाइना सी में गिर रही है। उसके लेफ्ट साइड में ये देखिए, ये है अंडमान सी, यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ नीचे होंगे थोड़े और। ये है आपकी अंडमान सी। ये है आपकी थेम्स रिवर जो कि यूके में फ्लो कर रही है और फाइनली कहाँ गिर रही है, नॉर्थ सी में। ये है आपकी वोल्गा रिवर जो कि रशिया में फ्लो कर रही है और कहाँ गिर रही है, कैस्पियन सी में। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, मेकोंग कहाँ गिरती है, अंडमान सी में तो नहीं गिरती, अभी हमने देखा कहाँ गिरती है, साउथ चाइना सी में, तो ये हो गया गलत। थेम्स कहाँ गिर रही है, थेम्स आयरिश सी में तो नहीं गिर रही, ये कहाँ गिर रही है, नॉर्थ सी में। वोल्गा कहाँ गिर रही थी, कैस्पियन सी में, सही। जाम्बेजी कहाँ गिर रही थी, इंडियन ओशन में, सही। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की हैं? आपके ऑप्शंस हैं दिबांग, कामेंग और लोहित। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की हैं। एक बार पहले देख लेते हैं मैप पर। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हमने जूम कर रखा है। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है जो कि अरुणाचल से अंदर इंडिया में घुस रही है। इसको सैंगपो कहा जाता है। आपको बताना है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को कहाँ कहाँ क्या क्या नाम दिए जाते हैं, और फाइनली वो बांग्लादेश में किस रिवर के साथ मिलकर पद्मा बनाती है, और उस पद्मा में फाइनली मेघना मिलती है और ये जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देते हैं। तो अब हम एक बार इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। आपको क्या करना है, ब्रह्मपुत्र मतलब कोई भी रिवर जिस तरफ जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपको उस डायरेक्शन में अपना फेस करना है, और आपके राइट हैंड साइड पे आपको देखना है कौन कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और जो लेफ्ट हैंड पे कर रही होंगी वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो अब ये ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दिबांग, लोहित और धानसिरी, ये है इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रिवर्स हैं, देखिए ये तीस्ता आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। तो आपने कौन सी पढ़ी, 3 आपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी इंपॉर्टेंट, और 4 आपने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर की। कौन कौन सी, तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, ये हो गई आपकी राइट बैंक, और लोहित, दिबांग और धानसिरी ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग है, कामेंग है और लोहित भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों ही रिवर्स ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से कथन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। ऑप्शन 2, इस मिशन के अंडर हर एक इंडियन को एक हेल्थ आईडी कार्ड इशू किया जाएगा, जो जिसके अंदर उसकी सारी हर तरीके की मेडिकल डिटेल्स स्टोर होंगी, उसके प्रिस्क्रिप्शन से लेके उसकी ट्रीटमेंट डिटेल्स तक, जो भी आज तक उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने कभी सिटी स्कैन कराया है, अल्ट्रासाउंड कराया है, एक्सरे कराया है, सारी डिटेल्स उस हेल्थ आईडी कार्ड के साथ एसोसिएटेड रहेंगी और स्टोर्ड रहेंगी। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही। एक बार देख लेते हैं। इसकी लॉन्च डेट क्या थी, पिछले इंडिपेंडेंस डे में 2020 के इसको लॉन्च किया गया था। आजकल पीसीएस इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगी है कि कब ये स्कीम लॉन्च हुई, तो इसको याद रखिएगा, 15 अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हेल्थ आईडी अभी आपने देखी, इसके अगेंस्ट सारे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हर एक पेशेंट के स्टोर रहेंगे। डिजी डॉक्टर क्या है, कोई भी डॉक्टर देश के अंदर जो काम कर रहा है वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स के साथ इसमें एनरोल कर सकता है।
उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी फिर ऑनलाइन। और नेशनल हेल्थ आईडी, जिसके अगेंस्ट सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी इंडियन विल बी स्टोर। तो अब इसमें देख लेते हैं, आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 भी सही है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ऑप्शन 2 ये भी सही है, क्योंकि एक हेल्थ आईडी कार्ड हर एक इंडियन को दिया जाएगा, जिसमें उसकी सारी हर तरीके की मेडिकल डिटेल्स स्टोर रहेंगी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसी के साथ आपके आज के 10 क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।